Welcome friends. Today in this video I will talk on सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन मतलब जब सर्जरी होता है वो सर्जरी के स्पेस में जो इन्फेक्शन होता है कोई जार्म अटैक होने के कारण में उसको सर्जिकल साइट इन्फेक्शन कहा जाता है। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन 3 टाइप का हो सकता है डिपेंडिंग ऑन व्हिच लेयर इज अफेक्टेड ऑन द स्किन। अगर जो आउटर मोस्ट लेयर है जिसको सबक्यूटेनियस टिश्यू के नाम में जाना जाता है उसको सुपरफिशियल इन्फेक्शन कहा जाता है। अगर उसके अंदर में जो टिश्यू है मतलब मसल ये अगर अफेक्टेड होता है सो उसको डीप सर्जिकल साइट इन्फेक्शन कहा जाता है। उसके अंदर में जो ऑर्गन होता है जो ऑर्गन के दो ऑर्गन के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पे अगर इन्फेक्शन हो तो उसको ऑर्गन और स्पेसियस इन्फेक्शन कहा जाता है। पहले एग्जांपल जो है देखिए, इसमें जो सुपरफिशियल स्किन है उसमें इन्फेक्शन हुआ है सो इसको सुपरफिशियल सर्जिकल साइट इन्फेक्शन कहा जाएगा। दूसरी एग्जांपल देखिए, ये अंदर में जो टिश्यू है मसल वहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है सो इसको डीप इंसिजन सर्जिकल साइट इन्फेक्शन कहा जाएगा। तीसरी एग्जांपल देखिए, अंदर में जो ऑर्गन है और दोनों ऑर्गन के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है सो इसको ऑर्गन और स्पेस इन्फेक्शन कहा जाएगा। अभी साइन क्या होगा इन्फेक्शन अगर हो तो देखिए, वहाँ पे रेडनेस होगा और कुछ पास फॉर्म होगा जैसे योलिस क्लाउडी डिस्चार्ज होगा, वहाँ पे ब्लीडिंग भी हो सकता है और जो डिस्चार्ज होगा उसको फाउल स्मेल मतलब बैड स्मेल होगा और उसके साथ क्या होगा नोसिया वोमिटिंग उल्टी हो सकता है और उसके साथ जो पेन होगा वो बहुत ही दर्द होगा और वो मेडिसिन और दवाई देके उसको रिड्यूस करने में कठिनाई होगा। उसके साथ क्या होगा वो जो काट एरिया होगा इन्फेक्शन एरिया वो डार्क हो सकता है। अगर 30 दिन के अंदर में ये रिपेयर हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो इन्फेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है। ऐसा कुछ ऑर्गन है जो सर्जरी के होने के बाद रिपेयर होने में ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे कनेक्टिव टिश्यू जो होता है लिगामेंट टेंडन्स जो बोन्स होता है कार्टिलेज होता है और नर्व ये हील होते में ज़्यादा टाइम लगता है मोर देन 1 मंथ। ठीक है, उसके बाद अगर इन्फेक्शन जो हुआ है अगर उसको ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो क्या हो सकता है। देखिए, अगर ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा तो वो ब्लड में स्प्रेड हो जाएगा, उसको सेप्सिस के नाम पे जाना जाता है। अगर सेप्सिस हुआ तो उसको कैसे पहचानोगे, उसको सिम्टम क्या होगा साइन क्या होगा, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा सांस लेने में कठिनाई, उसके साथ हाई हार्ट रेट होगा एंड उसको कोल्ड मतलब ठंडी लगेगा, डिस्कम्फर्ट फील होगा, पेन तो होगा ही, उसके साथ स्किन में स्वेटिंग हो सकता है। अभी देखिए इसका कॉज क्या है, सुपरफिशियल जो इन्फेक्शन हुआ मतलब सर्जिकल साइट इन्फेक्शन इसका कॉज क्या है। 2 टाइप का कॉज होता है, एक है एंडोजेनस मतलब अंदर का पेशेंट का जो फ्लोरा है मतलब उसका स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन होलो विसेरा, इसमें क्या हो सकता है। देखिए ऐसा कुछ एग्जाम्पल जैसे कार्डियक कोई सर्जरी हुआ है, ब्रेस्ट सर्जरी हुआ है, ऑप्थल्मिक मतलब आँख में कोई सर्जरी हुआ है, ऑर्थोपेडिक मतलब जो बोन्स होता है वहाँ पे कुछ सर्जरी हुआ है। तो यहाँ पे कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड कोएगुलेटिव नेगेटिव स्टेफाइलोकोक्की एंड एब्डोमिनल जो सर्जरी होता है वहाँ पे ग्राम नेगेटिव बेसिली एंड एनारोबिक बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है। एक्सोजेनस जो कॉज है वो इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ होता है जो मटेरियल यूज़ होता है और थिएटर रूम का जो इन्वायरमेंट है एयर उसके ऊपर डिपेंड करके एंड जो स्टाफ सर्जरी में इन्वॉल्व है उसको ऊपर डिपेंड करके वो एक्सोजेनस जो इन्फेक्शन मतलब कॉज है वो डिपेंड करता है। एक्सोजेनस कॉज में 2 चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, कितना नंबर ऑफ माइक्रोब्स अटैक कर रहा है एंड उसका विरुलेंस कैपेसिटी क्या है। जैसे मोस्ट ऑफ द पोस्ट ऑपरेटिव वुंड में देखा जाए तो
MRSA मतलब मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ये जो माइक्रोब्स है ये इन्वॉल्व रहता है। अभी देखिए क्या रिस्क फैक्टर है इन्फेक्शन होने के लिए। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट मतलब जिसका इम्यूनिटी थोड़ा कम है, किसका होगा? जो ओल्डर पेशेंट है, जो क्रोनिक डिजीज़ जैसे डायबिटीज़ कैंसर पेशेंट है, और जो दवाई ले रहा है वो स्टेरॉयड काइंड का अगर कोई दवाई ले रहा है तो सो वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट बन गया। और उसके साथ जो स्मोक करता है और जिसका पहले एक सर्जरी हुआ है और जो न्यूट्रिशन ठीक तरह से नहीं ले रहा है, और क्या जो ओवरवेट है ओबेस पेशेंट। एंड अगर सर्जरी का ड्यूरेशन 2 आवर्स के ज़्यादा हो तो वो पेशेंट सर्जिकल साइट इन्फेक्शन होने के लिए बहुत ही रिस्की होता है। अभी देखिए सर्जरी जो होता है उसको टाइप डिपेंड करके वुंड भी मतलब क्लासिफिकेशन किया जाता है 4 टाइप्स का। क्या है? एक है क्लीन, मतलब वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लीन कॉन्टामिनेटेड थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, कॉन्टामिनेटेड मतलब प्रॉब्लम तो है ही, एंड डार्टी इन्फेक्टेड ये वाला क्या है? यहाँ पे यहाँ पे पोस्ट ऑपरेटिव वुंड इन्फेक्शन जो रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है। सो ये वाला बहुत रिस्की होता है, ठीक है। अभी देखिए ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। प्रोफाइलैक्सिस कंसीडर किया जाए तो एक सेफ एंड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दिया जाता है, वो भी बहुत ही शॉर्ट पीरियड में दिया जाता है। अभी देखिए 2 टाइप का एंटीबायोटिक होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड नैरो स्पेक्ट्रम, ठीक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब जो ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव एसिड फर्स्ट सबके ऊपर काम करता है, एंड नैरो मतलब वो अगर किसी स्पेसिफिक टाइप जैसे समझिए पेनिसिलिन मतलब वो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर ही काम करता है, ठीक है। अभी देखिए जो क्लीन प्रोसीड्योर्स होता है उसमें ओनली एंटीबायोटिक्स नैरो स्पेक्ट्रम जो स्टेफाइलोकोक्काई के ऊपर काम करता है, मतलब उसको ग्रोथ इनहिबिट करता है और किल करता है, वही एंटीबायोटिक्स काफ़ी है, ठीक है। लेकिन क्लीन कॉन्टामिनेटेड प्रोसीड्योर के लिए वो स्टेफाइलोकोक की तो किल करना ही पड़ेगा। उसको साथ क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल लीजिए सेफाजोलिन 2 ग्राम, ठीक है, वेट एडजस्ट करके लिया गया है, और वैंकोमाइसिन 15 ग्राम पर केजी, ठीक है। तो क्या होगा, सेफाजोलिन ले सकता है सेफालोस्पोरिन ग्रुप का, और वैंकोमाइसिन ले सकता है। उसको साथ मेट्रोनिडाजोल लिया जाएगा, सेफोक्सिटिन लिया जाएगा, एंड एर्टापेनेम, ठीक है। सो ये कॉम्बिनेशन लिया जाएगा। और कॉन्टेमिनेटेड एंड डार्टी प्रोसीड्योर के लिए प्रोफाइलैक्सिस यूज़ नहीं किया जाएगा, बिकॉज थेराप्यूटिक एंटीबायोटिक मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विटामिन हीलिंग करने के लिए हेल्प करता है सर्जरी के बाद? आंसर है विटामिन ई टोकोफेरॉल एंड विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, ये 2 विटामिन, ठीक है। अभी देखिए हाउ सर्जिकल साइट इन्फेक्शन इज ट्रीटेड। अभी देखिए जो इन्फेक्शन मतलब हो रहा है उसको डीप कितना हुआ है, सुपरफिशियल हुआ है या डीप हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करके उसको ड्रेसिंग किया जाता है। अगर डीप में हुआ तो गॉज यूज़ होता है, अगर सुपरफिशियल हुआ तो सिर्फ ड्रेसिंग करके पेशेंट को छोड़ दिया जाता है। अभी देखिए ड्रेसिंग करने के लिए क्या यूज़ होता है आप जानते हैं, नॉर्मल सलाइन दे के पहले उसको वॉश किया जाता है, उसको बाद वहाँ पे बीटाडाइन मतलब पोविडोन सॉल्यूशन दे के उसको ड्रेसिंग करके, अगर कोई पोविडोन ऑइंटमेंट हो सकता है, और अगर ज़्यादा दिन का ओल्ड एज हो गया तो मुपिडोसिन ऑइंटमेंट दे सकता है, ये सब आपको पता है। लेकिन देखिए अगर इन्फेक्शन एरिया में कुछ इम्प्लांट है तो इम्प्लांट को पहले रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। इन्फेक्शन अगर डीप में हुआ तो सर्जरी की भी ज़रूरत हो सकता है।
अभी देखिए हॉस्पिटल में ये जो इन्फेक्शन होता है सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, वो प्रिवेंट करने के लिए हॉस्पिटल में क्या क्या स्टेप प्रिकॉशन के तौर पे लिया जाता है। पहले वाला है हैंड वॉशिंग, जो जो इन्फेक्शन मतलब सर्जरी में इन्वॉल्व होता है सबको हैंड वॉशिंग ज़रूरत है। उसके बाद पेशेंट का जिस एरिया में सर्जरी होगा वहाँ पे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन देके क्लीन करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, जो ड्रेस पहनेगा जैसे शू, मास्क, कैप, गाउन जो होता है सब स्टेराइल रहेगा, ठीक है, जो सर्जरी में इन्वॉल्व है। उसके बाद क्या होगा, जो ऑपरेटिंग थिएटर रूम है उसमें पॉजिटिव एयर रहेगा ताकि बाहर से कोई जर्म्स आ ना सके, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एंटीबायोटिक जो यूज़ है वो ठीक तरह से यूज़ करना पड़ेगा। जब भी सर्जरी होगा, सर्जरी के 1 घंटा पहले 60 मिनट्स पहले वो एंटीबायोटिक दिया जाएगा एंड सर्जरी के बाद कुछ टाइम के लिए वो एंटीबायोटिक स्टॉप रहना ज़रूरी है, ठीक है। अभी देखिए पेशेंट का अगर कोई शुगर है उसको कंट्रोल में लाना पड़ेगा, क्योंकि अब लोग समझते हैं शुगर ज़्यादा है तो इन्फेक्शन हीलिंग करने की टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा। अभी देखिए बॉडी टेम्परेचर एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि लोअर टेम्परेचर होने से उसको ऑक्सीजन लेवल कम रहता है, सो वुंड हीलिंग होगा नहीं, ठीक है। इसके लिए टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कभी कभी वहाँ पे ऑपरेटिंग रूम में वार्मर और वार्म एयर भी दिया जा सकता है, ठीक है। अभी वुंड केयर देखिए, सर्जरी होने के बाद स्टेराइल ड्रेसिंग जो मैंने अभी बोला है वो स्टेराइल ड्रेसिंग और स्टेराइल गॉज यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। सो यही बेसिक आइडिया है। थैंक्स फॉर योर प्रेशियस टाइम and stay connected with the channel. In this channel just we shown some medicine or some products, but we do not suggest before going to use any kind of product or medicine. Please consult with your healthcare provider. This is for educational purpose, so stay connected with the channel. Thank you.